गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़ मोइन और मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह ने भी हमें ज्वाइन किया है। हरमीत, क्या हाल चाल है, कैसे हो? गुड कहाँ है आपका आज का? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों सुनाएं। आज मेरे ख्याल में शुरुआत फिर गुड़ की चाय से हुई आप दोनों की। कल जाके हरमीत बनवाए थे फिर गुड़ वाले चावल। सर नहीं, मैंने बनाए थे सेवैयां, क्योंकि गुड़ की जो सेवैयां बनती है वो बड़ी कमाल की होती हैं। हाँ, बड़ा मजा आता है और मैं खुद बनाता हूँ। वैसे जो है ना, ज्यादातर गांव में हम बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने इधर ट्राई किया क्योंकि गुड़ मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा। तो कैसा? लेकिन आप बताएं सर, आपने चावल बनाए कि नहीं? मैंने बनवाए, मैंने खुद नहीं बनाए बनवाए, तो बड़ा मजेदार था। नहीं, रऊफ साहब सुबह हमारे लिए भी लेके आए हैं। पूछे इसने क्या बनाया? रऊफ साहब सुबह हमारे लिए भी लेकर आए, तो मैंने थोड़े से गुड़ वाले चावल उसमें से ही खा लिए। और मैंने क्या बनाना था, मैं तो अभी बना लूंगी। ये देखो, यहाँ से गुड़ लूंगी, चाय में डालूंगी, मोइस गुड़ लेकर चाय में डालूंगी और मजे की चाय बन जाएगी मेरी। नहीं, अच्छा, आप मैंने तो सुबह क्या ग्रीन टी अभी मुझे मिली है, तो मैंने कहा यार ग्रीन टी में मिक्स कर लेते हैं, आज इसका जायका ग्रीन टी में भी देख लेते हैं। चाय में तो है, मजा है इसका, लेकिन ग्रीन टी में इसका भी मजा टेस्ट कर लेते हैं। फवाइद क्या क्या है गुड़ के फवाइद क्या क्या है? फवायद तो मैं कल भी बयान कर चुका हूँ, अभी शुरू हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे हरमीत सिंह पता नहीं हकीम बन गया, क्या बन गया है। बाकी वैसे अगर टिप के हवाले से तो काफी सारे इसके फवायदे हैं। अच्छा। और ख़ासकर बच्चों के लिए, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनके लिए भी, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर आजकल हम चीनी की बात करें तो कई सारे अमराज, ज़ाहिर बात है जब केमिकल प्रोसेस होता है तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। जो चीज़ नेचुरली आप तैयार करें तो उसका फायदा ज्यादा होता है। हाँ, है ना रूह साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप ज्यादा जो खांसी नजला है उसके साथ वल्नरेबल नहीं होते हो, और डाइजेशन भी अच्छी करता है। यहाँ तक कि सुबह उठें तो भी आप खा सकते हैं, और रात के खाने के बाद जब मीठा खाने का दिल करता है तब भी आप मोइस गुड़ को खा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना, जो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा आप दोनों ने। वैसे जो हमारे शुगर के लोग हैं ना, कई जगह पे हम देखते हैं कि अब शुगर के पेशेंट को भी कहा जाता है, जब देसी टोटकों पे आते हैं तो कहते हैं भाई आप गुड़ खा लें, उनके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आप परहेज करें, वो एहतियात करें। बाकी जो है ना, चूंकि आपने बिल्कुल सही बात की है कि नहीं इसमें कोई भी, और ये एक फैक्ट्री में ऐसे अंदाज में तैयार किया गया कि इंसानी हाथ नहीं लगे हुए, लिहाजा कोई लाइश इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ इंसानी टच उस तरह का नहीं है, तो वो सेफ है बिल्कुल सेहत के लिए। सबसे बड़ी बात ये। और जो पब्लिक हमें वॉच कर रही है, वैसे वो अगर ये खाना चाहे तो हमारे यहाँ जब ये हमारा एक त्यौहार होता है, खासकर हाँ खासकर इन जब हमारी हिंदू बरादरी दिवाली मनाती है, उन दिनों में हमारा भी एक त्यौहार होता है, तो उसमें ये जो गंदम है ना, उसको उसके बनाते हैं गोल गोल से, जिस तरह उसको हमारे जुबान में तो मरुंडे कहते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि बिल्कुल मरुंडा ही क्या कहते हैं, लेकिन हाँ वो बड़े टेस्टी होते हैं सर। उसमें गुड़ को मिक्स किया जाता है गंदम के साथ, और वो उसमें मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। अच्छा, वो तो गुड़ भी बड़े टेस्टी होते हैं, गुड़ से बने हुए। गचक अब भी बनती है। हाँ, मतलब गचक भी बनती है जिसमें मुख्तलिफ नट्स मिला के, और बड़े मजा। और फिर गुड़ वाली पिनिया, हाँ पिनिया बिल्कुल याद होगी। आप मीठे के बड़े शौकीन हैं। अच्छा, खाने की इतने मजे की चीजों की बातें हो रही हैं जो हमारे यहाँ पर, ये हमारी खासियत है ना कि यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, और फिर अब इस तरह की पैकिंग में भी मिल रहा है। तो कुछ बात की जाए टूरिज्म की भी अगर, तो लोग बाहर से यहाँ आते हैं, और पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच है, यहाँ के खाने इतने रिच हैं, ट्रेडिशंस इतनी ज़्यादा हैं कि लोग यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वैरायटी पाई जाती है, दूर दूर से आते हैं लोग सब यहाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से तो मुश्किल है, समुंदर है लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। एक हरमीत बहुत बड़ी बात हुई, DG ISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टेररिज्म से टूरिज्म तक का जो एक सफ़र किया है, ये बड़ा तवील सफ़र है और बड़ा कामयाब सफ़र है। तो इस हवाले से मैं रद्दुल फसाद की भी बात कर ली जाए कि रद्दुल फसाद एक इंतहाई कामयाब स्ट्रैटेजी थी, जिसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया। इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस
स्टांस को रिकग्नाइज किया गया, इसका एतराफ़ हुआ तमाम दुनिया में कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान से, इंडिया से टेररिस्ट यहाँ पे आए हुए थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में करते थे, लोकल कुछ लोगों को लेके उकसा के उन्होंने यहाँ पे कितनी कत्लो गारतगरी की है। उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और जो कॉमिंग ऑपरेशंस किए गए उसके बाद अमन का नफाज किया गया। हरमीत, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। रऊफ साहब, इस बात को 1 साल हो गया है जब यूएन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी और यही अल्फाज थे कि पाकिस्तान ने टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर जो है वो कामयाबी से पूरा किया है और अब यहाँ पर टूरिज्म को फरोग दिया जाता है और टेररिज्म का कला कमा कर दिया गया है। दरमियान में आप देखो मुनीज़, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। अगर आप देखें ना, मेरा ताल्लुक तो वैसे शांगला से है, लेकिन वो जो हालात थे IDPs के हवाले से, वहां पे जो तालिबान का कब्जा था, अच्छा। यकीन माने कि हमें बड़ा मुश्किल होता था कि बाहर निकलना, जो एक्टिविटीज थी, लाइफ महदूद होकर रह गई थी, एक खौफ था। लेकिन आप देखें, आप टूरिज्म जिस तरह सवात में इस साल जो है 10 लाख से जायद लोग गए, गुज़िश्ता साल उससे जायद लोग गए थे। ये सारी जितना भी मैं क्रेडिट इसलिए पाक आर्मी को दूंगा कि बेदर कुर्बानियां दी हैं। मैंने खुद देखा है उनको शहीद होते हुए, वहां पे जो हालात थे उनको कंट्रोल करते हुए। तो आज अगर सवात के लोग, शांगला के लोग या दीगर इलाके मलाकन डिवीजन के लोग सुख का सांस ले रहे, तो इसमें यकीनन पाक फौज को ही जाता है क्रेडिट। और जिस तरह वज़ीरिस्तान के हवाले से रद्दुल फज़ाद, जिस तरह इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत वक्त और अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में अमन का नफाज करने के लिए और यहाँ पर टूरिज्म को करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे और ज़िलाई इंतज़ामिया अटक के ताउन से टूरिस्ट सफारी ट्रेन का आगाज़ हुआ था। 1884 में सल्तनत बरतानिया की तामीर करदा ये जो है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं और किस तरह की ये जगह है, ये स्टेशन है, मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारी पब्लिक भी देखे। अटक रेलवे स्टेशन पर आने वालों ने अपने तासुरात का इजहार तो कर दिया है और यूं लगता है रऊफ साहब कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया। हरमीत, आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप भी इस ट्रेन में बैठो और सफर करो। जाहिर बात है कि ट्रेन, फिर इस तरह की ट्रेन, क्योंकि जाहिर बात तारीखी जितने भी मकामात हैं उनका सफ़र करना वैसे भी अच्छा लगता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे मॉर्निंग इन्विटेशन आई थी संडे के दिन, पर मैं नहीं जा सका क्योंकि ज़ाहिर बात है कि प्रोग्राम यहाँ पे हमने दोबारा करने थे। तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस ट्रिप को। और वैसे रेल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से अगर हम देखें तो काफ़ी सारा बिजनेस अगर इसके ज़रिए किया जाए, ट्रेड का एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार था, बड़ा सस्ती सवारी भी थी इसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माजी की हुकूमतों ने ध्यान नहीं दिया। अब जो हुकूमतें आई हैं वो दावा कर रही हैं कि हमने कोशिश करनी कि ट्रेन की बहाली के हवाले से हम काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की में आज देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है दोबारा ट्रेन पे आ गया। वहाँ पे आप देखें तो इवन हमारे पड़ोस में देखें तो वहाँ पे भी, भारत में भी और इवन अफगानिस्तान में भी आजकल रेलवे के हवाले से वहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो इसकी बहाली जो है ये वक्त की ज़रूरत है वैसे मुनीज़े। और दूसरी बात यह है कि आप जब सफ़र करते हैं ट्रेन के ज़रिए तो बड़े तारीखी मकामात से आपको गुजरना पड़ता है। रऊफ साहब का तो वैसे गुजरान हुआ होगा। तारीखी मकामात भी हैं हरमीत और रऊफ साहब, हसीन नज़ारे भी हैं। पाकिस्तान के पास एक वैरायटी है जहाँ पर सहरा भी हैं, तो पहाड़ भी हैं, फिर ग्लेशियर्स भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है। पाकिस्तान में एक वैरायटी है। मैं तो लकीली हरमीत, बिल्कुल आपने सही जैसे कहा, मैंने तो बहुत सफ़र किया है और ना सिर्फ ये कि ट्रेन में बाय रोड भी, और पाकिस्तान के तकरीबन सारे हिस्से देखे मैं और उनमें जाके उनके चाहे पहाड़ों की चोटियां हों, मतलब मैं जो पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर है पंजाब का, वहाँ भी गया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ। मैं चोलिस्तान के डेजर्ट में भी मैंने जाके सफारी, वो जीप सफारी की हुई है। मैंने सुम्यानी जैसे गहरे समुद्रों के पानी में जाके वहाँ बलूचिस्तान के साहिल पे क्या बात है जाके देखा है। वहाँ डॉल्फिन आइलैंड एक खास तौर पे जगह है जहाँ पे आप मछलियों का टोकरा ले जाएं और जाके आप एक मछली फेंकें, आप देखें आप कैसे डॉल्फिन हवा में उछलती हुई आती हैं, वो भी देखा है। तो सिर्फ बदकिस्मती ये है कि मतलब कहने की बात ये है कि हर किस्म का फ्लेवर आपको पाकिस्तान में मिलेगा, हर किस्म का, चाहे वो सहरा हो, बुलंद वाला पहाड़ हो। ठीक है हरमीत, आपको एक मूवी का बताते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस आने वाली है 1 अप्रैल को, इसे रिलीज होना है। हम चल के देखते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस का ट्रेलर, थोड़ी सी बात करेंगे इसकी कि ये सीरीज किस तरह की है। जिन लोगों को थ्रिल का शौक है उन लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी इसमें होती है। तो चलिए चल के देखते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस का ट्रेलर।
तो ट्रेलर तो हमने देख लिया फास्ट एंड फ्यूरियस 9, जिसे कि 2019 में रिलीज होना था रऊफ साहब, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर डिले होती रही और अब कहा यह जा रहा है कि ये 2021 में रिलीज हो जाएगी। एक महीने का वक्फा है, सिर्फ एक महीने में ये रिलीज होने वाली है। विन डीजल इसका मेन कैरेक्टर है जो हर फिल्म में तकरीबन मौजूद रहता है। इतनी देर में ये मेरा तो गुड़ मेरे सामने आ गया, मैंने मिला भी लिया। तुम क्या करने जा रही हो? रऊफ साहब, मैंने मोइस गुड़ को आज चाय में नहीं मिलाना, आज मैंने इसी तरह खाना है। मैंने सुना है कि अगर हम इसको बगैर किसी चाय में मिक्स किए भी खा सकते हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा क्यों ना आज इसको बगैर चाय के कैंडी की तरह खाया जाए। हरमीत ने तो अपनी चाय में लगता है सारा गुड़ खत्म कर दिया। हमने जैसे पहले भी कहा हरमीत, मैंने तो आज ग्रीन टी में ट्राई किया और बड़ा मुझे स्वाद आया, वैसे मजा आया इसका। और मेरे पास इधर ही जाहिर बात है कि बड़ा आसान है मेरे लिए छकना इसको। अच्छा, मजे का है। वाह, हरमीत के साथ मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आप ट्राई करें। हरमीत, आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि ना, जब ये पंजाबी से एक तो सिख है, ऊपर से पठान है और फिर पंजाबी पश्तो कुछ मिला के बोलता है ना, तो एक मजे की एक नई सी चीज बन जाती है। अच्छा, जैसे पहले भी बात देखो ना मुनीसे, मैंने इसलिए तो कहा कि पाकिस्तान में कई सारे फ्लेवर है, उस फ्लेवर में मैं भी शामिल हूँ कि आपको हर किस्म की जुबान मैं बोलते हुए नजर आऊंगा। तो यही तो मजा है हमारे पाकिस्तान का, यहाँ पे हर चीज का। लेकिन स्वाद आया। मैं वैसे बिल्कुल हरमीत, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके पास अल्फाज नहीं है, फिसल गए हैं। मुंह में उसका जायका इतना ज्यादा है कि वो ये अल्फाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई अब पहले इसका टेस्ट अच्छी तरह लूं, फिर कुछ बोलूं। एक ब्रेक पे चलते लेकिन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक ब्रेक, आप टेस्ट ले लो। उतनी देर ब्रेक ले रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल हरमीत, हम एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो पब्लिक, डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और मामला है NA-75 डस्ट का, इंतखाबात का, जिसके नताइज का सबको इंतज़ार है। लेकिन जो चंद एक हलकों का नताइज के हवाले से डाटा रोका गया था, नंबर्स अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए थे, उस पर खान साहब ने भी ये कहा है कि दोबारा करवा लिए जाएं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो PMLN का भी रद्द-ए-अमल सामने है। लेकिन होगा क्या, इस बारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जल्द ही बताना होगा कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम इलेक्शन का जो हमारा तरीक़ाकार है, निज़ाम है, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, हम उसको एक ठीक तरीके से कर क्यों नहीं पा रहे। हमारे पास यहाँ पर हमेशा इस तरह के इश्यूज़ या एक दूसरे पर इल्ज़ाम की जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। पार्टी पर एक दूसरी पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि धांधली हुई है, फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। अभी भी हमने देखा कि जो 23 पोलिंग स्टेशंस बताए जा रहे हैं जहां से पोलिंग एजेंट्स जिन्होंने ये कहा कि धुंध हो गई थी, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाए या लेट हो गए या कहाँ मिसप्लेस हो गए, बहुत से बहाने हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी मैंने आपकी। जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, ये फरमाइए, ये अजीबोगरीब मामला हो गया हल्का 75 का कि पोलिंग एजेंट्स गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑपोजिशन कह रही है कि पूरे के पूरे 75 के इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। इमरान खान साहब ने आज ये कह दिया कि 20 हल्कों के इलेक्शन जो हैं वो दोबारा करवाए जा सकते हैं। आपके ख्याल में सलूशन क्या है, आप किस तरफ को जाया जाए? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद किया। उस लिहाज से कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं किया। अब ये देखिए कि अच्छा भला 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई, काउंटिंग खत्म हो गई, लेकिन जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिजल्ट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहे थे तो बाज पुरअसरार शख्सियात ने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को किसी फार्म हाउस पे ले गए, जैसे खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब ये मामला बड़ा सीरियस हो गया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को एहसास ही नहीं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे और महताहत रहेंगे।
अब ये असूली तौर पर ये पूरी सूबाई गवर्नमेंट जो थी, जो हल्का जो हुआ है सियालकोट का इलेक्शन हुआ है 75 या बाकी जब जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, ये सारे इलेक्शन कमीशन के ताबे थे। और यहाँ ये आप देखें कि आईजी पंजाब की देखें आप, आईजी पंजाब ने आज तक अभी तक रिपोर्ट मिल रही है कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के जो बाकायदा इंक्वायरी के लिए, रिपोर्ट के लिए, वजाहत के लिए खत लिखा, क्या वजूहत हुई है, हमारी स्टाफ गायब हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। इसकी तरह जब इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस रिलीज में इलामिया कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी से राब्ते में रहे, चीफ सेक्रेटरी तावन नहीं किया, तो हमारी नजर में इलेक्शन हो जाएंगे। ये 22-23 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन होना तो कोई मसला नहीं रखता। हमारी नजर में ये है कि चूंकि इन अफीसरान ने, सूबाई हुकूमत के अफीसरान ने आइन के आर्टिकल 220 के तहत खिलाफ वर्जी की है, तो इनके खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और ताकि इनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए, तो ताकि इनको आइंदा हमारी बेरे को ऐसी उनको भी एहसास हो जाए। सही। अच्छा कमर दिलशाद साहब, मैं जानना ये चाहूंगी कि क्या कहेंगे, किस तरह इलेक्शंस को शफाफ बनाया जा सकता है? आप आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को बरतरफ कर दे, पाकिस्तान भर के तमाम इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। यही जिम्मेदार लोग हैं, ये हुकूमत के साथ है। आप इनको सजाए मौत दे देना आर्टिकल 6 के तहत, ये आर्टिकल 6 भी लग सकता है इनके ऊपर, आइन की खिलाफ वर्जी कर दी ना। आइन के आर्टिकल 218 में शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट डाली ना, तो उनका बस सजाए मौत का आर्टिकल 6 लगा दे, सब तमाम इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। इंडिया में ये हुआ, इंडिया ने भी हमारी तरह बातें करते थे। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन ने सिटिंग वजीर आजम नरसिम्हा राव को जेल भेज दिया। अच्छा, तो अब उसके बाद तमाम इलेक्शन जो है वो साफ सुथरे हो गए। उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जो ग्रेड 11 का स्कूल मास्टर था, 1980 में बंसी राम वजीर दाखिला को गिरफ्तार करके हवालातबंद कर दिया, सिटिंग वजीर दाखिला को। अच्छा। अब हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के पास भी दफा 30 के इख्तियारात इंडियन स्टाफ से ज्यादा हैं, लेकिन अब वो अमल दरामदी नहीं करते, और खामोशी से गाड़ी में बैठ के किसी फार्म हाउस में चले गए। अब वो ठीक है, बहाने कर रहे हैं, धुंध हो गई। अगर हम देखें तो बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं आज सोशल मीडिया पे। अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। अब आपने जिस तरह बात की 2018 में आरटीएस बैठ गए थे, वो मामला था। अब अगर हम देखें ये जो एक हल्का है, एक हल्के में इस किस्म के मामलात हो गए, तो आप नहीं समझते हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे तो जो कारकर्दगी है उस पर कई सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के बनेंगे? दूसरी बात यह कि ये इलेक्शन कमीशन के साख का मामला है, तो कैसे देखते हैं हम ये सारी चीजें? मुझे तो ये नजर आया कि जो मौजूदा जी सर फरमाइए। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी। जैसे ही बहाल होगा तो हम उनसे भी बात करेंगे। हरमीत, आप क्या कह रहे थे? डब्बा मिला तो डस्का गुम, डस्का मिला तो डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो ना, अब ये देखें ना कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत बुरा इमेज जा रहा है पूरी। जिस तरह उसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरह बात की थी कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और अब देखें बहुत बुरा इमेज, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। और ये जो जिस तरह अपोजिशन ने इस चीज़ को उठाया है, तो यकीनन तहरीक इंसाफ हुकूमत को, और जिस तरह पंजाब हुकूमत में इसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई इनके साथ मौनत नहीं की गई, कोई हेल्प नहीं की गई है। कंवर दिलशाद साहब ठीक कह रहे थे कि होना ये चाहिए था कि जब सेक्रेटरी को कॉल की गई तो रात 2:30 बजे कहते हैं भाई हम करेंगे सारा कुछ, और उसके बाद वो गायब नजर आए। कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, क्या कहेंगे मेरे सवाल पे आपको, जो मैंने डस्के के हवाले से बात की? मामला बाई इलेक्शन के 22-23 पोलिंग स्टेशन में मसला नहीं रहा। हमारी जो इलेक्शन कमीशन की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उस पर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करने का आज फैसला करना है। सही। इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन की साख का सवाल है। ये बाई इलेक्शन जो है 22-23 पोलिंग स्टेशन दोबारा होने के इम्कान हैं, ज़ाहिर है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट भी आ गई है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी आ गई है। ये जो 20-22 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होनी है, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज होने के इम्कान है कि ये क्यों गए रात को किसी फार्म हाउस में और सुबह 6 बजे तक गायब रहे। ये सारी चीजें बड़ी अहम हो रही है। और यहाँ तक कि हमारी सूबाई हुकूमत के जो गुजरांवाले में या डस्के के या सियालकोट के जो पुलिस ऑफिसरान थे वो भी देखते रहे, वो भी तमाशाई बने रहे। अब ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं रहा रोम साहब जो हमारे माजी में था, जिसके हम भी सरबराह रहे और सेक्रेटरी रहे, वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। अब इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है वो ब्यूरोक्रेट है,
उसको मालूम है कि मैंने क्या कार्रवाई करनी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा लेके जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और ये आप 11, 12, 1 बजे तक फैसला आ जाएगा। और ये बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें 22-23 साल का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी राय दे दी है, लेकिन मसला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना। सुप्रीम कोर्ट के, अब ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि जो पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के जो है इदारे तहरीर किए गए वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। पाकिस्तान के पहला चीफ इलेक्शन कमीशनर है जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर डाइस पे कह रहा है कि जनाब ये गैर कानूनी काम किया है वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने। तो ये इसलिए इसके साथ ये भी कहा कि जबकि सेनेट के इलेक्शन में आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं कर लेंगे तो हम ये आपकी ऑर्डिनेंस को तस्लीम ही नहीं करते। तो ये एक अच्छा इदारा, एक अच्छी सूरत में सामने आ रहा है और हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि जरा वो भी जरा एहतियात के साथ अपनी जो है वो राय दिया करें। अब ये कहना कि जनाब ये जो आज हो रही है हियरिंग, इसको हम ओपन कर दें, तो ये तो अदालती हियरिंग हो रही है ना, वो ओपन कैसे कर दें? हम किससे पूछा, ठीक है रिपोर्टर बैठे रहेंगे, तो लाइव प्रोग्राम तो नहीं जा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव प्रोग्राम होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के बराबरी तो इलेक्शन कमीशन है ना। तो ये नजर हमें आ रहा है कि यह आज फैसला इंशाल्लाह बेहतरी होगा रऊफ साहब, और इंशाल्लाह आइंदा इंतखाबात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप सूबाई इंतजामिया के चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं करेंगे आपके इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। सर ये तो फैसला खैर हो ही जाएगा। अब ज़रा आ जाए आगे भी इलेक्शन होने हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी 1-2 शायद हो जाएं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं। तो इसके लिए एक आज तजवीज़ ये भी आई, एक मशीन भी उन्होंने फवाद चौधरी साहब की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है उसके तहत एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन उन्होंने आज ईजाद कर ली है। वो कह रहे हैं बना ली है हमने, जिसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर नतीजे हो सकते हैं। इस हवाले से भी फरमा लीजिए, आज खबरें काफ़ी उसके हवाले से आई हुई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार हो गई है, इंडिया ने बहुत कामयाबी से उसको कर लिया। तो क्या उस तरफ को जाया जाए फिर ऐसे इकदाम से बचने के लिए? साथ में इलेक्शन कमीशन इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक के लिए 4 साल से मुसलसल वफाकी हुकूमत को, साबका हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत को ये बार बार वो कहता रहा है कि जनाब आप आइन कानून साजी कर ले, आइन साजी कर लें। आइन में लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब होना है। इंडिया में हमने बार बार मिसाल दी, 1984 में इंडिया में रियासत कराला में पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब करवा दिया। कराला बड़ी एक वेलफेयर स्टेट है इंडिया की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी कि आपने कानून साजी किए बगैर, आइन में तब्दीली किए बगैर, तरमीम किए बगैर आपने इंतखाबात कैसे करवा दिए, तो वो कराला की स्टेट के रियासत के इलेक्शन कानून करार दिए गए। जब कानून साजी, आइन साजी हो गई तो तब इंडिया ने इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर आगे बढ़ा। हमारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुसलसल 4 साल से बाकायदा रेफरेंस भिजवा रहे हैं कि जनाब कानून साजी करें ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लें। तो फवाद चौधरी साहब का बड़ा अच्छा कारनामा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब को कहेंगे जरा प्राइम मिनिस्टर साहब की काबीना में इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कानून साजी का बिल तो पेश कर दें। आपका बिल पेश नहीं होना जब तक तो कैसे कराएगा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कार्य इसके ऊपर? बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कंवर दिलशाद सिविक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए आप पोलिंग की तरफ ज़रूर आएँ, लेकिन उससे पहले उसके लिए बिल में अमेंडमेंट कर दें ताकि इसका नफाज हो सके, इसकी तरफ आया जा सके। अभी हम एक ब्रेक पर चलना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद मौज़ूआत पर करेंगे बात। सो पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और मामला है NA-75 डस्का इंतखाबात का, जिस पर नताइज के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की स्पोक्स पर्सन मुसरत जमशेद चीमा साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मुसरत साहिबा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कहना है आपका, आपकी पार्टी का इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है इसको चाहिए कि फौरी तौर पर ऐलान कर दे, या फिर जो खान साहब ने बात की है कि दोबारा इंतखाबात करवा लेंगे उस जानिब भी आ जाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये अपने जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे भाई अली असजद मल्ली साहब को ये कहना कि आप री इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे दो, तो आप ये तो साबित हो गया, ये तो वाजे हो गया कि अगर हमारी नीयत में खोट होती। आप ये देखें कि जिन 20 हलकों की बात हो रही है री इलेक्शन की, उनमें से
कोई तकरीबन 16 हलके हम जीते, 4 हलके PMLN जीती। उसके बावजूद हमारी तरफ से तो हमने तो अपनी गुडविल क्या, हमने अपना डिसीजन दे दिया है कि हमें री इलेक्शन कराने में कोई आड़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई हमें उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको ये तारीख गवाह रहेगी और मीडिया इस चीज को प्लीज याद रखे कि हमने 4 हलकों की बात की थी जिसपे हमने इतना बड़ा लंबा धरना किया, लॉन्ग मार्च किया, उसके बावजूद इन्होंने इनमें से कोई एक हलका नहीं खोला था। ये जहां इस तरह की क्वेश्चन उठाते हैं, जहां ये सवालिया निशान उठाते हैं, हम इमीडिएटली ऑपोजिशन की बात मानते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, हम तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही हमारी 25 साल स्ट्रगल है और हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम जो जमहूरी इक़दार है वो तब तक परवान नहीं चढ़ सकती है, वो तब तक डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती या जो रियल डेमोक्रेसी वो तब तक आ नहीं सकती जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं ये हमारे साथ नहीं रहते एक पेज पे। इट वाज द वन ऑफ द फेयर एंड फ्री इलेक्शन के आपका अभी रिसेंटली जो पहला इलेक्शन आ रहा है दैट इज सेनेट के ऊपर तो आपने देखे कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट ये आई एम सॉरी ये स्टांस नहीं लेती, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के अगर वसाइल वो बेदरेग इस्तेमाल करना चाहे और अगर वो गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्राइवेट लोग उनका हुकूमतों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी वजह यह है कि इन्होंने जिस तरह से पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियन को स्टिग्माइज किया, ये हमें स्टिग्मा हटाना है जमहूरियत के ऊपर से, और वो तभी हट सकेगा कि जब जो जीते वो अपनी दूसरे जो हारे वो अपनी हार को तस्लीम करे। मसलन हमने वजीराबाद में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, हमने नौशहरा में हमारी विनिंग सीट थी, जो भी हमने रोना नहीं शुरू कर दिया कि इन्होंने रिगिंग की है, ये इन्होंने वोट खरीदे हैं, जो कि खरीदे थे। हमने जो कल्प्रिट्स थे हमारे अपने लोगों की वजह से हम वो इलेक्शन हारे, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया जो कि कोई सियासी जमात नहीं लेती। मसलन हमारे लोगों ने 20 लोगों ने जब सेनेट के इलेक्शन में पैसे लेके वोट किया था तो प्राइम मिनिस्टर ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको पार्टी से निकाला था। ये बातें करते हैं खाली, और बातें सिर्फ उस हद तक के जिस जगह से, मसलन मुझे हैरानी होती है कि 2018 में भी इन्होंने सेम हरकत की और अभी भी वही कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से ये जीते हैं ठीक है, जहाँ से हारे हैं वो गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब ये तो समझ से बाहर की बात है। चीमा साहिबा ये फरमाइए कि जो अपोजिशन है और इलेक्शन कमीशन, इनकी आवाज़ लगता है जैसे हम आहंग हो गई है। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि उस 20 हल्कों के लोग पूरे असरार तौर पे गायब हुए थे और बाकी जगहों पे हल्कों में अगर वोट का तनासब 30-33% है तो या 90% कैसे हो गया अचानक से ही, तो वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया वो शकूक पैदा करता है। आज अगर वो बात होती है, लोग ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को और IG पुलिस को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कि उन्होंने इनहराफ किया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया उन लोगों को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने उनको गायब किया, तो इस हवाले से क्या कहेगा? नहीं देखें, सबसे पहले तो ये कि इसके ऊपर इंक्वायरी तो कॉल होगी हुई है और हम तो किसी किस्म की भी इस तरह की जो चीज़ों के रास्ते में शफाफ रिजल्ट आने के रास्ते में हम कभी भी रुकावट नहीं बनते। एक तो ये साइड रखें, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दूसरी साइड ये है कि जो इन्होंने हम तो शकूको शुबात से आगे पे चले गए। ये शकूको शुबात तब तक रहने चाहिए जब हम ढिटाई का मुजाहरा करते हैं और हम कहते हैं कि ये इलेक्शन हम ही जीते हैं, हमारी 8000 की लीड है और यही इसका रिजल्ट है। हमने तो हट दर में नहीं दिखाई। हमारे कल कैंडिडेट ने भी एक प्राइवेट चैनल पे आके बोल दिया है कि मुझे मेरे लीडर की ये ट्वीट जब आया है तो हम तो एक सीट क्या, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए उनके साथ निकले हैं। हम प्रिंसिपल के साथ हैं, हम शख्सियात के साथ नहीं है। तो इसलिए अगर कोई देखे, मेरा ये मानना है कि सियासत की जीत होनी चाहिए, हम जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। एक सीट से कोई कला फतह नहीं हो जाना, ना उनका ना हमारा। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाए वो तो उसके ऊपर तो वो तो अभी उसके ऊपर जो हतमी चीज आना बाकी है, लेकिन हमने तो इनकी बात मान ली। हमने कहा ठीक है, इन 20 हल्कों के ऊपर शकूको शबात से आगे करें, निकले, मूव ऑन। हमें री इलेक्शन कराने में कोई आड़ नहीं है, हम बिल्कुल री इलेक्शन के लिए तैयार है और ये वो हल्के हैं जहां से हमारी प्रॉपर लीड ज्यादा थी। अच्छा जी, मैं करूं एक सेकंड में एक लास्ट फिक्रा बोल लूं, जो ये फिगर्स और ये परसेंटेजेस लगाई जा रही है, याद रखें कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है एक पार्टी का, कुछ जगहों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है दूसरे कैंडिडेट का। जहां पे आपकी जो जाती यूनियन काउंसिल या आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वहां पे जो परसेंटेजेस हैं 90+ भी जाती हैं।
तो ये कोई एक ऐसी वो बात नहीं है। एक एरिया होता है जहाँ पे आपका जोर चल रहा होता है, जहाँ पे आपकी बरादरी सिस्टम होता है, या आपके ज्यादा नेचुरल वोट बैंक ज्यादा होता है, और परसेंटेजेस वेरी करती है। ऐसे कभी नहीं होता। मसलन जो मेरी घर की यूनियन काउंसिल होगी, या फर्ज करें कि मेरा भाई हल्का होगा, वहां से मैं 100% भी ले सकती हूँ। तो इसलिए इस चीज को उसके साथ रिलेट नुसरत चीमा साहिबा, अगर हम देखें तो आपने जिस तरह बात की नौशेरा के हल्के के हवाले से, तो वो नताइज भी आप लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर चुके, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दी गई है परवेज खटक साहब की जानिब से। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह शिकस्त का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, तो क्या बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे कई सवाल निशान नहीं उठते हैं? देखिए, सबसे पहले नौशेरा का मैं जल्दी से जवाब दे दूं। देखिए, रिकाउंटिंग का तो हक रखते हैं ना हम लोग, उसके अलावा ये क्वाइट पॉसिबल है कि वहां पे भी, लेकिन हमने इनकी तरह, देखिए वहां पे भी तो हमारी गवर्नमेंट थी। ये खुदा के वास्ते इस चीज को रियलाइज करें कि इन्होंने खून आलूदा किया है इस इलेक्शन को। इन्होंने बंदे 2 मरवा दिए हैं। वो हमारे दोनों ही बेटे थे, चाहे उनका ताल्लुक PMLN से हो, PTI से हो। ये कि अगर एक इलेक्शन के अंदर हम इतनी लाशें उठाएंगे तो अगला जनरल इलेक्शन मुझे ये बताएं क्या हम करवा पाएंगे? तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो, और इनकी जो पल्स, ये जो आगे फील दे रहे थे अपने वर्कर्स को, देखें हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। मैं अगर अपने हल्के में एक छोटी सी वर्कर हूं, मैं जाके एक इस तरह से प्रोवोक करने वाली स्पीच कर दूं तो उसका इम्पैक्ट आता है। लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लोग हमारी इशारों पे चलते हैं। आपकी जो फॉलोइंग होती है, इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। और जब मैसेज होते हैं तो वो अगर आप उनको प्रोवोक करेंगे, वो मॉब की शक्ल इख्तियार करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो ये जो माशाल्लाह से मरियम नवाज की गैर जिम्मेदाराना स्पीचेस थी, शायद खाकान अब्बासी की और इनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से ये जब आया था कि मर जाना, हम मर जाएंगे, हम अपने फलां पैरे देंगे, तो ये करेंगे, और इन्होंने बंदे मरवा दिए वहां पे। तो वहां पे लोग ऑलरेडी तैयार थे लड़ने के लिए कि अगर जरा सी भी हरकत हुई तो हमने इनको डरा के रखना, गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना कर ले। भाई वो करती तो आप लोग करते, लेकिन आप लोग ठीक है। मुसर्रत जमशेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके। NA-75 इंतखाबात के हवाले से आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन रऊफ साहब बात तो वहीं आ गई ना कि नताइज जो है उन्हें डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो ये बात करी, और दूसरी जानिब एक ट्वीट भी सामने आ रहा है कि दोबारा री इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा, कोई ना कोई कार्रवाई करनी है या क्या करनी है। क्लोजिंग पे चलते हैं। नहीं रऊफ साहब, अभी हम एक ब्रेक पे चलते हैं, जिसके बाद हम, और उसके बाद इस घंटे की ब्रेक और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और बताएंगे कि अच्छी डाइट, अच्छी सेहत की ज़ामिन कैसे होती है। वेलकम बैक पब्लिक। और इस वक्त हमारी जो ट्रांसमिशन है ये देखी जा सकती है A+ पर भी और पब्लिक न्यूज़ पर भी। वैसे तो तमाम लोग जो हमें घरों में देख रहे हैं, मैं हमेशा की तरह कहूँगी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, बड़े और नौजवान शामिल हैं, हमारे साथ आपकी डाइट को बेहतर करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ैनब गोंदल, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और डाइटिशियन भी हैं। बताती हैं कि किस तरह आप अपनी खुराक को अच्छा करके खुद भी अच्छे भले रह सकते हैं या आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। तो सबसे पहले ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी है? वी आर अच्छे से मैसेज से शुरू कर दें कि सबसे पहला अच्छा मैसेज क्या होना चाहिए? स्टे हेल्दी, अच्छा खाएं, अच्छा रहें। अच्छा, बिल्कुल, आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा खाने से मुराद मतलब निहारी पाए, श्री पाए, वो उसके साथ आप वो भी खाएं, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल में खाएं। जैसे हम सुनते थे बचपन से ही, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जब तक तंदुरुस्ती है आप 1000 नेमतें खा सकते हैं, लेकिन जब आपकी तंदुरुस्ती नहीं रहती तो नेमतें सामने भी खड़ी हो, आप उसको नहीं खा सकते। इस्लामाबाद से हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद है और वो देसी खाने के बहुत शौकीन है। क्या ख्याल है हरमीत? पूछ लो, अगर कुछ खाने पर पाबंदी लगवानी है आपके तो मैं पूछ लूं। नहीं, मैं तो वैसे, आपकी बात भी दुरुस्त है, वैसे ज़्यादा देसी खाने पसंद ही होते हैं मुझे ज़्यादातर। इस्लामाबाद में तो आप देखें तो आजकल तो ये ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हो चुका है, फास्ट फूड और दीगर चीज़ें खाना। लेकिन सिंपल और सादा खुराक मेरे ख्याल में मुझे अच्छी भी लगती है, और मेरे ज़्यादातर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ, जो देसी तरीके से बन जाती हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। और वैसे डॉक्टर साहब न्यूट्रिशन हमारे साथ बैठी हैं, डॉक्टर साहब अभी हैं, इसको डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त फ्रोज़न फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर जगह आप देखें कि लोग बड़े आसानी से वो भी मिल जाता है, और साथ साथ में फास्ट फूड। तो इन दोनों के खाने से कितने नुकसान होते हैं, स्पेशली जो फ्रोज़न फूड की मैं बात कर रहा हूँ?
बेसिक जो फ्रोज़न फूड्स हमारे होते हैं वो उनको हम लोग इसलिए अप्रोच कर रहे होते हैं क्योंकि वो इजी टू हैंडल होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, हम उनको कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन हम उसकी ये टेक्निक नहीं समझ पा रहे होते कि वो हमारे हार्मोन्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और हमारे वेट में किस तरह से जो है वो चेंजेस लेकर आ रहा है। हमारी अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चे जो हैं वो उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चे डेली डिमांड कर रहे होते हैं कि आज पिज़्ज़ा खाना है, आज बर्गर खाना है डेली, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि हम अपने बच्चों का बचपन जो है वो उनसे छीन रहे हैं और हम उनको जो है वो एक ऐसी डाइट्स दे रहे हैं जिससे उनका जो जवानी है या बुढ़ापा है हम उसको वीक कर रहे हैं। अच्छा ज़ैनब, आपको पता है घर में बैठी जो खवातीन या जो माएँ हैं वो सुबह सुबह क्या करती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में नगेट्स बना दिए, सॉसेजेस बॉईल कर दिए और चिकन पैटर्स बर्गर वगैरह बना के भेज दिए। तो इज़ दैट हेल्दी और नॉट? नो, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। सबसे पहले तो जब वो बच्चा जाके लंच बॉक्स खोलेगा उसमें एक ऐसी स्मेल प्रोड्यूस हो चुकी होती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और आपका दिल नहीं करता उसको खाने का, बल्कि जो साथ वाले बच्चे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं अच्छी। लेकिन जब हम उसके फूड की बात करें, वो हमारी बॉडी में क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा है, तो वो बहुत ही अजीब जैसे होते हैं। एक तो फ्रोज़न फूड जब आपने गर्म खाना किया तब उसके में बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हुए, थोड़ी देर बाद उसमें एक ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जो हमारे पेट को डायरेक्टली अटैक करते हैं और वो हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं उससे। लेकिन वो स्लोली अटैक कर रहे होते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते कि हमारी बॉडी में किस तरह से अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि लंच बॉक्सेस में मदर्स को चाहिए कि फ्रोज़न फूड्स की जगह अपने बच्चों को एप्पल दें, बनानास दें, आप हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करें। उसे थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी बच्चे को, वो भागे दौड़ेगा तो दौड़ेगा तो आप उसको ड्राई नट्स दें, आलमंड्स दें, साथ उसके काजू दे दें, आप उसको पिस्ता दे दें ताकि वो बच्चा जो है उनको खाए भी, कंज्यूम भी करे और हेल्दी भी रहे। अब हमारे में कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि हम खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, स्पीड से, हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना खाना खाया। हरमीत, आप ऐसा करते होगे ना, मैं जल्दी जल्दी खा लूं, मेरा साथ वाला कलीग स्कूल में मेरा लंच बॉक्स ना खा ले, क्या ख्याल है? वैसे सुबह सुबह काम है तो जल्दी पहुंचना होता है तो जो भी मिला वही खा लिया। अच्छा, एक और चीज़ भी सवाल से सवाल ही निकल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों की बात आपने की, ज़्यादातर आजकल के बच्चे हम देखें तो कुछ के ऐसे देखते हैं कि उनके कद नहीं बढ़ते हैं, उसकी क्या वजूहत होती, क्या ये भी हम ग़िज़ा के साथ ही मुंसलिक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा आजकल पूछे जाने वाला सवाल है। मैं जहाँ जाती हूँ बच्चों की मदर्स जो होती हैं वो यही क्वेश्चन कर रही होती हैं। इसकी बेसिक वजह ये होती है हम बच्चों को दूध नहीं दे रहे, उनका कैल्शियम विटामिन डी पूरा नहीं कर रहे, तो उनकी हड्डियां किस तरह से मजबूत होंगी और वो बढ़ेंगी। हम खाने में उनको जो रोटी है वो सारे दिन में बच्चे को सिर्फ एक बार देते हैं और हम उन माओं का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मैं अपने बच्चे को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम प्लीज कुछ खाओ। अच्छा, आप फोर्स क्यों नहीं कर सकती? आप बच्चे को मजे के खाने बना के देंगे तो वो जरूर खाएगा। आप सादी रोटी बना के डेली उसके आगे रख देंगे, वो नहीं खाएगा। आप आटों को मिक्स करें, जिसमें आप ज्वार का आटा ले लें, मकई का आटा ले लें, गंदम को मिक्स करें और उन आटों को जब आप बच्चे को देंगे डिफरेंट तरह से तो वो जरूर कंज्यूम करेगा। लेकिन उसकी किस चीज़ के साथ देना, खाली तो नहीं खा सकते वो। आप उसको पिज़्ज़े की तरह बना दें, आप उसमें प्याज डाल लें, आप उसमें जो है वो दालें ऐड कर लें, जिस तरह से हम लोग मिसी रोटी का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह चिलास का कॉन्सेप्ट है, पैनकेक्स का कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से बच्चों को बना कर दें। अच्छा, आप बच्चों पे मेहनत करें, बिल्कुल पिज़्ज़ा रोटी दें, आप बच्चों पे मेहनत करें। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के आगे जो रख रहे हैं वो खाता रहे, नहीं ऐसे नहीं होगा। हमने बच्चे को एक प्रैक्टिस में लेके आना है ताकि वो उसको कंज्यूम करे और उसको एंजॉय करे। हमें रोज दाल चावल मिले। अच्छा, माओ ने आजकल बच्चों की डाइट से ज्यादा अपनी डाइट पे तवज्जो दी हुई है कि अच्छा 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गया, मैं कीटो डाइट पे आ जाऊं। ये बेसिक मसला है। कीटो डाइट सबसे पहले आपकी बॉडी में ऐसे एसीटोन्स पैदा करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जो वेट लॉस भी नहीं करता और आप अच्छा खाना फिर खा भी नहीं सकते दोबारा, और लेकिन उससे आपका वेट गेन भी बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब खुद तो वो खाती नहीं, बच्चों को वो देती नहीं कि ये मोटा ना हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एज जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारा कैल्शियम जो है बॉडी का वो स्टेबल हो गया है। अब हमने शायद एक्सटर्नल सोर्सेज से ही उसको पूरा करना है, लेकिन जो बच्चा है उसकी बॉडी ने खुद से वो कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, विटामिन डी प्रोड्यूस करना है, लेकिन हम फूड नहीं दे पा रहे होते। हम उसको दूध नहीं दे रहे, हम जैसे कॉम्प्लान है, बहुत सारे आते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, हम वो ऐड करके उनको दे रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि वो विटामिन डी सबसे पहले उसमें से दूध में से निकाल लेते हैं, हमारी बॉडी में वो क्या जाके एब्जॉर्ब होगा। अब फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो लोगों को ये होता है, माओं को स्पेशली, कि मैं सारा दिन फ्रूट्स खाती रहूं ताकि मेरा वेट लॉस हो जाए। सैलेड्स भी बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं और रोटी छोड़ रहे हैं, चावल छोड़ रहे हैं, क्या इससे वेट पुट ऑन होगा या रिडक्शन की तरफ जा रहा है? वेट लॉस जो बेसिक है वो इससे बढ़ेगा ही,
अच्छा, मैं बता दूं कि ज़ैनब अभी वो टिप बताने जा रही है जिससे कि आप खा सब कुछ सकते हैं और आपका वेट रिड्यूस होगा। कितनी हैरत की बात है ना। तो अब ज़ैनब चलो ये वाली टिप बता दो, क्या वो टिप है कि वेट उतार लिया जाए और खा भी सब कुछ लिया जाए? आप सब कुछ खाएं, रोटी चावल जो आपका दिल करे आप खाएं, सिर्फ एक पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं। अच्छा, क्योंकि जब आप पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे, ये सीख लेंगे कि मैंने इस तरह इसको कंट्रोल करना है, तो आपका वेट लॉस खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। हम असल वेट लॉस में करते क्या है, आपने कहा मेरा इस तरह वेट लॉस हुआ, आपने कहा वेट लॉस हुआ, मैंने कुछ टिप्स आपसे ले ली, कुछ टिप्स आपसे ले ली, मैंने अपना माइंड या अपनी साइंस लगा के अपना ही डाइट प्लान बना लिया। लेकिन मैंने अपने मेटाबॉलिज्म को तो समझा ही नहीं कि मेरा मेटाबॉलिज्म क्या था, मैंने इसको किस तरह से लेके चलना था। इसी तरह जब हम रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपनी डाइट से निकाल देते हैं, तो हम ये सोचना भूल जाते हैं कि सारी लाइफ क्या मैं उस रोटी चावल के बगैर रह सकता हूँ। हम लोग ये नहीं सोचते। आप मैक्सिमम 1 महीना रह लेंगी, 2 महीने 3 महीने रह लेंगी, उसके बाद तो आपको रोटी अट्रैक्ट करेगी, भाई मुझे खाओ प्लीज। तो उस टाइम पे आप जो है दोबारा से करना रोटी कहेगी मुझे खाओ प्लीज तो आप वेट गेन करेंगे। जब 3 महीनों बाद आप रोटी खाएंगे तो वो आपको वेट पुट ऑन कराएगी। हाँ। लेकिन आप वेट लॉस जब कर रहे हैं तो आप रोटी साथ साथ, फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में 1 रोटी खाते हैं, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। अब वो रोटी को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, उसको पता है कि ये न्यूट्रिएंट्स मुझे डेली मिल रहे हैं, वो उससे वेट गेन कभी भी नहीं करेगी। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हम जी ज़ैनब ये बताओ, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल इंडोर गेम्स में हैं, बाहर बिल्कुल नहीं जाते, जी, जी। और ख़वातीन भी अंदर ही बैठी होती हैं। विटामिन डी तो कम हो गया जो सोर्स से हमें मिलना है। अब उसको फ़र्ज़ किया वो बाहर वैसे भी इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो गई हैं, ग्राउंड्स की कमी हो गई है, तो क्या किया जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए फिर कि आपकी ख़वातीन की वो भी साथ शामिल कर लो। एक एज के बाद ख़वातीन ही क्या, मर्दों में भी ये होता है कि कैल्शियम की भी कमी हो जाती है बोन्स में, उसके लिए क्या किया जाए? बेसिक अब तो कोविड की वजह से बाहर निकल नहीं रहे ज़्यादा या घरों में रहना पसंद करते हैं, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी मिसाल देती होती हूँ कि आप एक फुटबॉल खरीद लें, आप अपने बच्चों के साथ उससे खेलें। ड्राइंग रूम में खेल लें, छत पे खेल लें, वो माएँ बाहर निकाल देंगी सब। नहीं, आप छत पे खेल लें, घर के लॉन में खेल लें। इससे होगा क्या कि जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे होंगे और खेल भी रहे होंगे। अच्छा। आप उससे वेट लॉस की तरफ भी आएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो भी तेज हो जाएगा और उससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप बच्चों को अच्छा टाइम भी दे लेंगे। ये माएँ फुटबॉल खेलें? माएँ भी खेल सकती है। अच्छा, क्यों नहीं खेल सकती रोक साहब? हाँ। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे ये आ जाता है, ये काम मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। क्यों अच्छा। भाई, वेट लॉस करना ही स्पेशली औरतों ने होता है, मतलब औरतों को आपकी क्रेज बात होता है। वो ये है, कोई ना कोई एक्सरसाइज बिल्कुल, कोई ना कोई एक्टिविटी में हरमीत को इन्वॉल्व एक रखें। सवाल आ रहा है, हरमीत क्या पूछना चाह रहे हो? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमेशा हम देखते हैं कुछ न्यूट्रिशन जो है उनके ये मशवरे सलाद के हवाले से, काफ़ी लोग अपने डाइट का ख्याल रखते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि भाई सलाद ज़्यादा खाएं। कुछ कहते हैं भाई सुबह दोपहर को खाएं, रात को ना खाएं, कुछ कहते हैं कि रात को खाएं दिन को ना खाएं। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें आप। बेसिक बात ही ये, हम लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं मील स्किप करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। अच्छा। लेकिन हम ये नहीं सोचते, जैसे लोग हैं वो बहुत सारे सुबह उठते ही ये सोचते हैं मैंने आज नाश्ता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने वेट लॉस करना है। लेकिन नाश्ता हमारी बॉडी की बेसिक डिमांड है। अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपकी बॉडी का जो डाइजेशन रेट है वो स्लो हो जाएगा। आप सारे दिन में कुछ भी खाएंगे वो इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी तो वो फैट बनता जाएगा। इसकी मैं बेहतरीन मिसाल ये कहती हूँ कि आप चिया सीड्स ले लें, फ्लैक्स सीड्स ले लें, उनको अपने साइड टेबल पे एक बॉक्स में डाल के रख लें। अच्छा। सुबह जब आप उठें उनको पानी के साथ आप 1 चम्मच कंज्यूम कर लें, तो आपका जो बॉडी का रेट है वो डाइजेशन फास्ट कर देगा। अच्छा। वो डाइजेशन में हेल्प भी करेगा। अब आप सारे दिन में कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होता रहेगा, वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा उससे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और कावाज, ग्रीन टीज, चाय वो लें, लेकिन एक्सेस आ जाती है हमारी। फिर औरतें करती क्या, उनसे जब भी पूछो आप क्या खाते हैं सारे दिन में, मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं ग्रीन टी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर बस रही मैं हूँ। 7-8 कप चाय पी लेती हूँ। अच्छा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मिल्क की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो हर बंदे ने कंज्यूम करनी है, लेकिन हम उसकी इतनी एक्सेस कर जाते हैं कि वो फिर हमारे वेट गेन में जा रही होती है। और उसमें चीनी ना डाली जाए, चीनी ना डाली जाए, नींबू डाल कोशिश लें तो किया उसका जाए। भी फायदा है। बिल्कुल, और नींबू मोइज का तो गुड़ बहुत डालें। बेनिफिट। मोइज गुड़ भी डालें, चीनी से ज्यादा बिल्कुल, प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल, गुड़ बिल्कुल। अच्छी चीज है। हाँ जी, गुड़ को प्रेफर करना चाहिए। गुड़ जो है वो बेहतरीन
सोर्स है चीनी की। अगर आपको शुगर की बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहते हैं हमें शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें आप चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें खाने की बजाय गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर जो है वो आपके लिए हेल्दी भी है और आपकी शुगर की इंटेक को भी पूरा कर देती है, जिससे आपकी शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं। हरमीत, कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप खजूर खाएं। बिल्कुल है हमीद? सर देखिए, मैं अमल भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, बोर्ड मेरे पास पड़ा है और अभी भी ले। अच्छा अच्छी बात की। हाँ लेकिन जाहिर बात है कि बात अच्छी है तो मैंने छक ली। अच्छा ज़ैनब साहिबा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अक्सर, क्योंकि जाहिर बात है मैं भी क्लिनिक में होता था अपने वालिद साहब के साथ, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो ख़वातीन आती थी वो कहती थी कि मैं पट्ठों की बीमारी है, तकलीफ, उनकी एज भी इतनी नहीं होती थी। इसकी क्या वजूहात है वैसे? इसकी वजूहात हमारी डाइट ही है, क्योंकि हम डाइट में वो चीज़ें कंज्यूम ही नहीं करते जो हमें कैल्शियम दे, हमें विटामिन डी, हमारे लिए मैग्नीशियम, जिंक के सोर्सेज बने। हमें कोई कह दे कि आप ये दवाई खा लें, इससे आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, हम वो दवाई तो खा लेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप पालक, मूली, गाजर ये चीज़ें खाएं, तो नहीं जी, मुझे वो पसंद नहीं है। उसमें हमारी पर्सनल चॉइसेस आ जाती है, लेकिन गोली खाते हुए हमारी पर्सनल चॉइसेस नहीं आती। इसलिए आप कच्ची सब्जियां जब कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो खुद ही आपकी जिस्म में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उसको पूरा करती जाएंगी। आप अंडा ज़रूर लें। अंडा जो है वो ओमेगा 6, ओमेगा 3, जिंक, इन सब का बेसिक जो उसमें है ना प्रोटीन का एक पैक है, कंज्यूम करेंगे तो आपकी खुद ही बीमारियां जो है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। हेयर फॉल के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हेयर फॉल भी इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि हम अपनी डाइट में सल्फर, जिंक, इन चीज़ों को कम ले रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए हम वो कंज्यूम नहीं करते। तो जिनको हेल्दी हेयर चाहिए वो कौन सी डाइट लें जिनमें सल्फर और जिंक हो? आप पालक खाएं, उसके लिए आप कच्ची जो है ये टिंडे खाएं। टिंडे, पालक, सॉरी टिंडे को कह रही है? नहीं, कद्दू जो होते हैं, आप उनको लें। आप जो है आप इसके भिंडी, बिल्कुल। भिंडी की वो जो एक वो होती है, पानी टाइप होता है, आप उसको यूज करें। आप उसको बालों में लगा भी सकते हैं। भिंडी को क्रश करके आप उसमें बालों में लगाएं, उससे बहुत अच्छा लेसदार बन जाएगी। बिल्कुल लगा के धोनी भी है, लगा के वॉश कर लेनी है ना। एलोवेरा इसका बेस्ट सोर्स है। हड्डियों की हम बात कर रहे थे, एलोवेरा का अगर हम गुदा खाएंगे अंदर से निकाल के, जो वाइट पार्ट होता है वो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करेगा और हमारे हेयर फॉल को भी रोकेगा। ठीक है, बहुत ही पते की बातें करती हैं ज़ैनब ने। हम इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक पर। बेहतर होगी और बाल कैसे अच्छे होंगे, वेट कैसे रिड्यूस होगा, ये सब तो हमने जान लिया। खेल के मैदान में क्या कारकर्दगी रही है हमारे प्लेयर्स की, अभी ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे इस पर बात। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि आपको बता चुके हैं, हमारी ये ट्रांसमिशन A+ पर भी जारी है पब्लिक न्यूज़ के साथ साथ। और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कल का जो मैच था लाहौर कलंदर का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसमें चौके और छक्के किस तरह के रहे। कोक की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, आप जरूर देखिए। तो फिर हमने देखा रऊफ साहब कि किस तरह 179 के टारगेट को लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा टारगेट था, बहुत अच्छा टारगेट था। और क्रिस गेल ने कल एक अच्छी इनिंग खेली है। इरफान, मतलब यह है कि इनिंग बड़ी मजबूत थी, सॉलिड थी, और सरफराज भी मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो बेहतर स्कोर कर गया। रऊफ साहब, जैसे हमने कल बात की कि सरफराज का, जो मैंने पहले भी बताया था कि उनका नंबर 4 बनता है, क्योंकि उनकी टीम के अंदर कोई स्टेबिलिटी वाला प्लेयर नहीं है जो पूरी टीम को लेके चले, तो उनका नंबर समहाउ वो बनता था, वो आए। लेकिन अभी भी एक मिस्टेक की कि क्रिस गेल को ओपन जो नहीं करवाई। अगर आप ऐसे प्लेयर के 2-3 ओवर जाया कर देते हैं जो पावर प्ले के हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डेंट पड़ता है आपको, और वो डेंट ही डिफरेंस पड़ता है। अगर देखा जाए लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग को, तो गेल के लिए जो उन्होंने 2 चांसेस मिस किए, और फिर अगर अब इसी की बात कर ले तो फिर क्यों ना फॉल ऑफ विकेट्स देखें, कोका-कोला ने उसको एक तारुफ भी करवा दें। हमें बिलाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान ज़हीर को तो सारे देखते ही रहते हैं। बिलाल आसिफ हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, और PSL में तो नहीं, लेकिन PSL के लिए जिन्होंने गाना तैयार किया है वो भी बिलाल से सुनेंगे। बिलाल, पहले तो आपको फॉल ऑफ विकेट्स दिखाते हैं। कोका-कोला हैज स्पॉन्सर्ड दैट। फॉल ऑफ विकेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय कोका-कोला। और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं और करेंगे उस PSL के मैच पर तफसील से बात कि क्या क्या परफॉर्मेंस रही। इरफान साथ हैं, बिलाल साथ हैं, और रऊफ साहब तो एक्सपर्ट ही हैं, वो तो बारीकी से बताएंगे कि किसने कैसी परफॉर्मेंस की। तो चलो बिलाल, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, ऐसा लगता है सोशल मीडिया को देखते हुए कि सरफराज और हफीज में एक सर्द जंग चल रही है, क्या हकीकत है? वो तो एक क्लियर भी हो गई। उसकी वजह यह है कि जब हफीज खेल के बाहर निकला, था ना, रऊफ साहब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ, मतलब मैंने चूंकि मैच देखा है,
हफीज हमेशा ये होता है कि जो जीतने वाली टीम होती है उसको दूसरी टीम आके कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सरफराज वहां से फौरन हट के दूर चला गया और हफीज उसके बाद जब दोनों टीमों के प्लेयर सामने सामने आते हैं आपस में हाथ मिलाते जाते हैं। जब हफीज की बारी आई सरफराज ने वहां से चक्कर लंबा लिया और दूसरी तरफ जाके आगे वाले प्लेयर के साथ हाथ मिलाया, हफीज के साथ हाथ नहीं मिलाया। ये बड़ा क्लियर था। मेरा ख्याल है कि ये अनइंटेंशनली कुछ हो गया होगा, अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी। सर आपने बिलाल से पूछना था, आपने बिलाल से नहीं इरफान से पूछना था ये सवाल। इरफान से भी पूछते हैं लेकिन बिलाल से पहले बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैच की बात करें तो हम लोग जैसे कि सरफराज बहुत अच्छा खेले और दूसरा ये कि क्रिस गेल जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। PSL में उनका जो आपको पता कि एक मार्क बना हुआ था कि वो परफॉर्म वैसा नहीं कर रहे, तो लेकिन इस दफ़ा उनकी जो कहने की बड़ी अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिली और उसके साथ साथ सरफराज ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो नवाज ने नीचे से आगे थोड़ा सा चिप ऑन किया और उनका एक टोटल वैसा उन्होंने टारगेट तो बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन लाहौर कलंदर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जैसे कि मोहम्मद हफीज़ अगेन उन्होंने शो किया कि एक्सपीरियंस काम आता है और उसके साथ साथ आप देखें कि फ़खर जमान काफ़ी देर से जो कि बड़े फ्लॉप चल रहे थे, थोड़ा और ऑफ चल रहे थे, तो उन्होंने भी कल शो किया। उन्होंने बोला कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी, जो मेरे में खामियां थी, मैंने उन पर वर्कआउट किया और आज उसका सिला मिला। तो बड़ा अच्छा रहा लाहौर कलंदर के लिए। और साथ में हारिस रऊफ जो कि ऐड हुए उनकी बॉलिंग में, उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो शो की, तो बड़ा अच्छा रहा लाहौर कलंदर के लिए। सेकंड मैच जीती है और मेरा ख्याल है उनका मोराल भी बड़ा अप होगा। आपकी हमदर्दियां तो पता चल गई हैं लाहौर कलंदर के साथ, बड़ी ये पहले पार्ट भी लाहौर, मैंने वही कहा ना, मतलब हमदर्दी भी साफ मतलब वो नजर आ गई। अच्छा जी, थोड़ी सी जरा सरफराज और उसकी एनमिटी के हवाले से बात कर लें, जो एस्ट्रेंज एक रिलेशन हुए हुए हैं, मतलब उसके हवाले से बात करना है। मैंने तो बड़ा क्लियरली देखा है वो कि हाथ नहीं मिला है। देखिए जैसे स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी है, कम से कम मैदान में तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे बड़े, मैं दोनों को पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, बहुत जेंटलमैन है दोनों, थॉरली जेंटलमैन। लेकिन समहाउ कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ऐसा हो जाता है। और जैसे ये जब इंसिडेंट भी आया तो PCB ने भी इंटरवीन किया और उन्होंने दोनों को कहा कि मजीद आप ऐसे कोई ट्विटर या कोई ऐसे कमेंट देने से गुरेज करें। तो मेरा ख्याल है बीइंग अ प्रोफेशनल अगर ऐसी कोई चीज़ है भी है तो बहुत जल्दी इसको ओवरकम करेंगे दोनों, और क्योंकि फिर फ्यूचर में भी खेलना है, फिर ड्रेसिंग रूम में अगर हम देखें मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह कम बैक किया, उसके जिस तरह परफॉर्मेंस है, कल उसने जिस तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टीम को जितवाया। एक तरफ हम देखते हैं कि PCB पर तो तनकीद बनती है क्योंकि उसको जिस तरह इग्नोर किया गया। एक तरफ हम देखते हैं कि वहाब रियाज को, डैरिन समी को जिस तरह रिलैक्सेशन मिली पहले मैच में, तो क्या ये रिलैक्सेशन मोहम्मद हफीज़ को नहीं मिल सकती थी? वैसे देखिए वो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इतना सीजन प्लेयर, आपका सबसे मेन प्लेयर जिसे कहना चाहिए, जो रिकॉर्ड होल्डर भी था, उसकी कोई SOP आप बना रहे थे तो पहले बात करनी चाहिए थी। क्योंकि दोनों उस टाइम PCB का कहना यही था कि MOU साइन है हमारा और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का, तो उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। द पॉइंट वॉज दैट कि आप जब हफीज़ इधर थे T10 जाने से पहले, तो उनको चाहिए था उनको बुला के पहले नेगोशिएट किया जाता कि ये फ्लाइट्स हैं, आप इस पर आपको ट्रैवल करना है, जो कि चीज़ लैक की। और टेक्सटिंग के ऊपर एक आपस में PCB और उनकी डिस्कशन हुई और वो मेरा ख्याल है मैसअप तो एंड में होना था। तो ये आपको दोनों तरफ से ये रोल प्ले करने पड़ेगा। PCB का ओनस ज्यादा आता है प्लेयर से ज्यादा PCB, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है, वो अदारा है और उसने ही आपको गवर्न करना, प्लेयर ने इदारे को गवर्न नहीं करना। तो उनको चाहिए कि एक स्टेप आगे आए और बड़ा होने का सबूत दे। आप क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ उनकी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, बिलाल मैं चाहूंगी ये बताओ कि फील्डिंग कैसी थी कल लाहौर कलंदर की, क्योंकि मुझे तो उसमें कोई दम नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, फील्डिंग में कल थोड़े से आप कह लें कि क्लैप्सेस हमें नजर आए, जैसे कि क्रिस गेल के 2 कैचेस बड़े आसान कैचेस छोड़े, और उसके साथ साथ आप राशिद खान भी उनके अनफिट हो गए थे, वो बॉल लगने की वजह से वो बाहर चले गए, फिर दोबारा आके उन्होंने बॉलिंग की। तो फील्डिंग में थोड़े से हमें अप्स एंड डाउन्स नजर आए, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस में उनको, लाहौर कलंदर को। कल के मैच की तो बात कर ली, अब आने वाले मैच में क्या स्ट्रैटेजी अपनाना होगी इस पर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो जनाब आज जो मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, उस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मैच की समरी और स्कोर कार्ड, जो कि लाहौर कलंदर का मैच अभी हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर का, जिस पर हमने तफसीली बात भी की, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला।
अच्छा जी, ये जो मैच समरी में आप देखें, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इरफान आप भी बताओगे साथ में, वो तो क्रिस गेल की इनिंग है कि क्रिस गेल ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है और हम इंतजार ही कर रहे थे कि क्रिस गेल का बल्ला कब चलेगा। बड़े चौके छक्के उसने मारे। इसी तरह सरफराज बेहतर स्कोर कर गया। मोहम्मद नवाज हमने पहली बात की है, जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि मोहम्मद नवाज ने काफ़ी बेहतर किया है। दूसरी इनिंग में कप्तान साहब सुहेल साहब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए दोबारा। 20 रन शायद उन्होंने किए, 20 रन करके वो आउट हो गए। एक ही विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने और फ़खर जमान ने स्कोर पूरा कर दिया एक ही विकेट के ऊपर। और विकेटें अगर लेने की बात की जाए तो कल किसकी विकेटें आपको ज़्यादा बेहतर लगी हैं? हारिस रऊफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बड़ी अच्छी कहने की। हाँ, 3 उन्होंने आउट किए। ओब्वियसली सेकंड इनिंग्स की जैसे हम बात कर रहे थे कल भी कि जो चेस करेगी टीम वो जीतेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर समहाउ आता जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेस करना आसान हो रहा है, फिर बॉलर्स को सेकंड हाफ के अंदर गिव करने का किया जा सकता है। इस पर पॉसिबिलिटी देखिए, सजेशन उनके माइंड में भी होनी चाहिए पीसीबी के शायद 1-2 घंटा मैच को अर्ली कर लिया जाए, पर्टिकुलरली जिस दिन आपका एक गेम है। जिस दिन 2 मैचेस है उस दिन तो चले मुश्किल हो जाता है, बट जिस दिन आपकी एक गेम है तो उसको कोशिश की जा सकती है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि 1 घंटा मैचेस को थोड़ा अर्ली कर दिया गया था। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटी जरूर उनकी कंसिडरेशन में होगी, अदरवाइज तो ये वन साइडेड मैचेस होते जाएंगे। लाहौर में आके और मुश्किल आएगी क्योंकि लाहौर में हमें पता है कि बहुत ज्यादा ड्यू हो रही है। जी बिल्कुल, कराची से ज्यादा जो है ना वो लाहौर में ड्यू का फैक्टर देखने को नजर आता है। तो होपफुली कि इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, किसी भी वाले भी सोचेंगे जरूर। आज का जो मैच खेला जाना है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, उस पर बात करने से पहले एक दफा फिर बता दूं कि मैच समरी और स्कोर कार्ड जो अभी हमने स्क्रीन पर दिखाया था, दैट वाज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। तो बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक मैच एक मुल्तान सुल्तान भी खेल चुकी है, एक पेशावर ज़ल्मी भी खेल चुकी है, लेकिन दोनों में से फातेह कोई भी नहीं ठहरी। तो आज जो मैच होने जा रहा है उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी दोनों टीमों की जानिब से कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें? देखें, पेशावर ज़ल्मी ने भी अपना पहला मैच जो है ना वो वैसा नहीं खेला कि जैसा वो मानी जाती है कि क्रिकेट खेलती है वैसे। और मुल्तान सुल्तान में हमें नज़र आया कि अगर एक स्पिनर, मुझे ऐसा लगा कि एक स्पिनर उन्होंने कम खिलाया, क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी के साथ अगर कोई दूसरा स्पिनर, इमरान ताहिर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर है, वो अगर होते तो शायद मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। तो मुल्तान सुल्तान को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा और मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी ज़रूर इस चीज़ पर गौर किया होगा कि क्या कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। और दूसरा ये कि पेशावर ज़ल्मी भी अब दोनों हरीफ टीमें जो है ना वो अपना मैच जीतने की कोशिश करेंगी और अच्छे और जोश के साथ मैदान में आएंगी, देखने को मिलेगा। अच्छा इरफान, इसमें एक चीज़ एक तो इन्होंने बता दी कि चलो हरमीत की बात ले। हरमीत जी। जी इरफान, पूछना ये चाह रहा हूँ कि फ़खर की जिस तरह उसने एक फ़खरे बैटिंग की, फ़खरे अंदाज में की, ऐसा लगा कि 2017 में जिस तरह उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की पिटाई की थी वो झलकियाँ नजर आई। काफ़ी स्टेबिलिटी उनकी अब बैटिंग में नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और एक और चीज़ हमने कल देखी कि दोनों साइड से जो फील्डिंग थी वो इंतहाई नाक़िस थी। जी बिल्कुल, जैसे फ़खर की आपने पहले बात की, हम कल भी रऊफ साहब और मैं बात कर रहे थे कि किसी को वर्ल्ड कप के लिए कैरी करना पड़ेगा, शर्जील या फ़खर में से किसी एक को ऐसा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो आपको वर्ल्ड कप के लिए लेके जा सके, क्योंकि भारत में होना और हमें ऐसा एक स्मैशर किस्म का बैट्समैन चाहिए एज ए ओपनर। और दूसरी तरफ फील्डिंग की बात रही, हमने T20 कप के अंदर भी बिलाल ने भी देखा होगा कि वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे था, बट अभी जो सीरीज कायदम ट्रॉफी उसमें बेहतर था काफ़ी फील्डिंग का स्टैंडर्ड। तो ओबियसली पीसीबी टीम, तमाम मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। और T20 फॉर्मेट के अंदर तो अगर आपकी फील्डिंग ठीक नहीं है तो दोबारा आपके पास वापसी का चांस नहीं रहता। जैसे गेल को कल चांसेस मिल गए थे और वो तो ऐसा प्लेयर है कि सिंगल हैंडली अवे कर देता है आपकी गेम को। और दूसरा रूप से जैसे आप पूछ रहे थे मुल्तान सुल्तान के हवाले से, मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत बैलेंस और बड़ी नजर आती है। ऑन पेपर देखा जाए सारे सुपरस्टार और सारे मैच विनर है, बट एक चीज़ जैसे बिलाल ने भी कही कि उन्होंने 2 स्पिनर ऐड करने चाहिए थे। माइट भी उनके माइंड में भी वो ड्यू फैक्टर का एलिमेंट था कि वो अगर आते हैं, हमारी सेकंड बॉलिंग होती है तो स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कैश को उससे एक मैच पहले बहुत मार पड़ी थी, तो वो एक फैक्टर है। बट जितने बड़े उनके पास स्पिनर हैं, उस्मान कादर, इमरान ताहिर बेंच पे हैं, तो डेफिनेटली उनको दोनों में से किसी एक को इंडक्ट करना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी की जहाँ तक बात करें, उनके ऊपर वाले टॉप ऑर्डर बैटिंग के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम है कोटा ग्लैडिएटर की तरह की जानी चाहिए जी ओबियसली। और दूसरा बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं कामरान अकमल के ऊपर कि वही परफॉर्म करेंगे। हैदर अली को नंबर 3 पे लाना चाहिए, शुएब मलिक को थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर में जाना चाहिए या मिडिल ऑर्डर में 4 या 5 पे आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो करेंगे, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि इन्फ्लुएंस प्लेयर्स का ज्यादा आता जा रहा है। प्लेयर्स टीम को बता रहे हैं कि मैंने किस नंबर पे खेलना, तो ये
चीजें मैनेजमेंट को चाहिए कि वो डिसीजन ले और अपनी टीम की विक्ट्री में यही चीजें उनके रोल प्ले करेंगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी है, मतलब वो हमने देखा कराची की विकेट के ऊपर, और वो ये है कि आपको कम से कम 180 प्लस रन्स करने हैं अगर आपने जीतना है। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने किया था 140 जी, और उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने किया था 150, तो दोनों ने कम रन्स किए थे। हालांकि उसमें रिजवान की बड़ी अच्छी इनिंग थी, मतलब उसमें जितना भी उसकी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और बैट्समैन उनका इतनी सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड नहीं कर सका था। सेम चीज़ हुई पेशावर ज़ल्मी के साथ कि कोई इतना काबिल कदर ऐसी इनिंग नहीं थी जो मतलब वो हो। अच्छा, प्रॉब्लम दोनों में नज़र आ रहे हैं बैटिंग में, आपने जैसे इशारा कर ही दिया, बिलाल को भी शामिल कर लें, दोनों की बैटिंग में प्रॉब्लम बहुत बड़ा नज़र आ रहा है दोनों टीमों की। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी एक मैच हुआ है तो इट्स टू अर्ली टू से कि इनकी टॉप ऑर्डर जो है फ्लॉप जा रहा है या कुछ है। अभी एक दो मैच देखेंगे उसके हिसाब से वो अगर, क्योंकि जो फ्लॉप जाएगी तो फिर वो सोचेंगे चेंज करने के। लेकिन अभी मेरा ख्याल है जो पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर में रवि बुबारा ने 50 रन किए, बड़ा अच्छा रहा। आलो कि उनके साथ शुएब मलिक थोड़ा सा शुरू में से रहे, चिप ऑन किया उन्होंने भी। और अगर आप देखें जहाँ के जिसका टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप कर जाता है ना तो वो लंबे रन करने में कासिर रहता है, वो वैसा नहीं कर पाता वो, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर उनकी स्ट्रगल ही करती रहती है थ्रू आउट। तो ये हमने देखने को मिला कि मुल्तान सुल्तान में भी जैसा कि आपने बात की कि अगर मिडिल ऑर्डर में अगर रन्स कर लेते रिजवान के साथ कोई भी एक आधा बंदा भी, तो मे बी वो 160 प्लस 170 तक लेके जा सकते हैं। तो इट्स अ गुड टोटल आई थिंक उस विकेट पर। और अभी अर्ली मैचेस स्टेजेस है मैचेस की, तो विकेट्स भी बड़ी अच्छी और ट्रू पिचेस जैसे कि इस वेदर में पाकिस्तान में होता है कि ट्रू विकेट्स मिलती हैं। तो अभी देखें कि रन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने, जैसे कि रात को 170 हुए तो चेस भी हो गए। तो इस तरह अब देखने को मिलेगा इंशाल्लाह कि हमें रन जो है ना वो भी अच्छे करेंगे टीमें। ठीक है बिलाल। हरमीत, मैं आपको एक बात बता दूं, बिलाल ने अभी पीएसएल का एक गाना भी रिलीज किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि बिलाल यहाँ आए और हम उनसे पीएसएल का वो गाना ना सुने? सुनना चाहोगे हरमीत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार ही हो रहा है हमारा भी। ये भी स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला है या ये खुद ही इनका अपना स्पॉन्सर्ड है? ये तो ये बता सकते ये हैं। एक पीएसएल फैंस के लिए मैंने फिर भाई हम ये स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला लिए सुनना चाहते हैं। हरमीत ने हाथ में कोक ले ली है। इरफान जी प्लीज। थैंक यू। और सर आप ले लीजिए। मैं साथ ले जाऊंगा। और ये आप ले लें, आज मैं परहेज करूंगी। अच्छा, नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर मैं नहीं करूंगी। जी सर। अच्छा सुनाइए। पाकिस्तान की है शान, हर धड़कन की है जान, हर सूबे की देखो लोगो अपनी एक पहचान, क्योंकि ये है पीएसएल पीएसएल पीएसएल, देखो पीएसएल। अच्छा, बस इतना ही। पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना फिर आपको, इन्होंने वीडियो भी उसकी जारी की है। अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी खत्म हो गया? हमारा ख्याल तो 5-6 मिनट चलेगा। मेरी तो कोका कोला भी नहीं खत्म हुई थी। चलो अभी तो मैंने एक घूंट ही लिया था। चलो दूसरे घूंट की तैयारी करो, तो इतनी देर में हम बात करते हैं। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी बात आ जाए बॉलिंग की, दोनों साइड की। हमने भी बैटिंग की बात की है, तो बॉलिंग के ऊपर इमरान खान सीनियर को अभी नहीं खिलाया मुल्तान सुल्तान ने। शाहनवाज धानी जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि लाड़काने का एक फास्ट बॉलर है, अभी तक उसको भी ट्राई नहीं किया गया। हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान आज इन दोनों में से किसी एक को मौका दे दे। इमरान खान सीनियर मेरा ख्याल है बड़ा एक सीजन बॉलर है और टेस्ट क्रिकेटर भी है, और बड़ी उसकी T20 कप के अंदर भी बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने, और पीछे डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक सीनियर प्रो आपको चाहिए बॉलिंग के अंदर, क्योंकि बॉलिंग में आपको सफर कर रही है। प्लस आपको जैसे हमने बात की कि एक स्पिनर भी ऐड करना चाहिए, और फिर इस तरह कम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जैसे बिलाल ने भी कहा कि अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, 2-3-4 मैचेस के बाद उनको नजर आएंगी अपने लूप होल, जो डेफिशिएंसीज होंगी फिर उसको एड्रेस किया जाएगा। तो 2-3 लगते हैं, बट कुछ चीज़ें फिर भी हमें ऑब्वियसली नजर आ रही हैं कि जो सीजन लोग हैं उनको पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपना मार्क। आखिरी क्विक सा क्वेश्चन एक आसिफ, वो ये है कि मोहम्मद इरफान की जगह नहीं बनी अभी तक, कोई एंड हो गया उसका, खात्मा हो गया करियर का, या भी मौका बन जाएगा? नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी में आप देखें कि उनका जो फास्ट बॉलिंग का स्लॉट है वो बहुत मजबूत है, तो उसमें उन्होंने ऐड किया कि 2 ऑलराउंडर वक्त दे दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल कि आप यहाँ आए, आपने वक्त दिया। और इरफान, आपको तो हम हर रोज ही मदू करते रहेंगे। अभी के लिए हम लेते हैं पब्लिक से इजाजत, तो दोबारा हाजिर होंगे कल इंशाल्लाह और करेंगे मैचेस पर बात। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।